एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मेरा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। तो आज सॉलिड स्फीयर के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। सॉलिड स्फीयर मतलब जैसे कि एक फुटबॉल जिसके अंदर कहीं ना कहीं मटेरियल होता है, 3D में देखना, ठीक है। ये एक सॉलिड स्फीयर आ गया। अब इसके थ्रू हमें एक पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। सबसे पहले मैं आउटसाइड पॉइंट के लिए निकालूंगी। तो ठीक है, तो सबसे फर्स्ट स्टेप स्मॉल एलिमेंट लो। तो ये सॉलिड स्फीयर किन स्मॉल एलिमेंट से मिलके बना होता है। तो ये सॉलिड स्फीयर तो ध्यान से इमेजिन करके देखो, ये सॉलिड स्फीयर काफ़ी ज़्यादा शेल से मिलके बना होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स। ठीक है, मतलब मैं ऐसे करके बताती हूँ। ये शेल 1 आ गया। शेल तो समझते हो ना, होलो स्फीयर जिसके अंदर कुछ नहीं हो, मटीरियल ना हो। ठीक है, तो ऐसे अगर हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल शेल्स एलिमेंट्स को अगर मिलाए तो हमारे पास बनता है एक सॉलिड स्फीयर। तो इसमें हम क्या लेंगे, एक शेल लेंगे, ठीक है, एक होलो स्फीयर। तो मैं यहाँ पे एक बड़ी फिगर करके बताती हूँ। तो ये हमारे पास सॉलिड स्फीयर आ गया, इसका रेडियस r मान लो, ठीक है। अब यहाँ पे एक कंसीडर करो एक स्मॉल थिकनेस का और स्मॉल r रेडियस का हमारे पास एक शेल एलिमेंट होलो स्फीयर मतलब इसके अंदर कुछ मटेरियल नहीं है, ठीक है, मतलब ये वैक्यूम की तरह। ठीक है, अब यहाँ पे और इसकी थिकनेस dr मान लो, स्मॉल, काफ़ी स्मॉल थिकनेस है dr। ठीक है, अब इसके थ्रू हमें पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम इस स्मॉल एलिमेंट के थ्रू निकाल देंगे और पूरे के लिए हम फिर इंटीग्रेट कर देंगे। तो स्मॉल शेल एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बताई थी कितनी होती है, शेल एलिमेंट के लिए होती है KQ/x²। ये वाले डिस्टेंस को x मान लो, सेंटर से लेकर इस P पॉइंट तक, ठीक है। तो अब ये तो एक जनरल एक्सप्रेशन है, अब स्मॉल के थ्रू लिखनी है, ठीक है। ये तो एक जनरल शेल के लिए, अब स्मॉल शेल के लिए कितनी आ जाएगी, स्मॉल शेल तो स्मॉल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्मॉल होगी, और K, और इसमें चार्ज DQ होगा क्योंकि ये पूरा, इस पूरे पे मान लो Q चार्ज है, इस पूरे सॉलिड स्फीयर पे Q चार्ज है, ठीक है। तो स्मॉल एलिमेंट पे DQ होगा और x², जहाँ पे डिस्टेंस x ही है तो x² ही आएगा, ठीक है। अब DQ की वैल्यू कैसे निकालेंगे, DQ पहले चार्ज देखो किस में स्प्रेड है, लेंथ में स्प्रेड है, एरिया में स्प्रेड है या वॉल्यूम में, वही सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। तो सॉलिड स्फीयर में क्या है, मटेरियल मतलब कि कहीं ना कहीं वॉल्यूम, तो इसमें हम वॉल्यूम एलिमेंट लेंगे। तो DQ की वैल्यू होगी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम 4/3 पाई r³ इंटू वॉल्यूम ऑफ द स्मॉल होलो स्फीयर एलिमेंट। तो स्मॉल एलिमेंट का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए फिगर को ध्यान से देखना, ठीक है। जो हमारे पास स्मॉल होलो स्फीयर है ना, तो इसका मतलब इसके अंदर तो कुछ नहीं है, तो हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम मतलब जहाँ पे मटेरियल हो, इसकी थिकनेस dr दी गई है, तो इसका स्मॉल वॉल्यूम होगा, वो होगा सरफेस एरिया इंटू dr थिकनेस। सरफेस एरिया इंटू थिकनेस, तो अब सरफेस एरिया कितना होगा, इसका सरफेस एरिया होगा इस शेल एलिमेंट का 4πr², ठीक है, क्योंकि इसका रेडियस स्मॉल r है, और थिकनेस कितनी है dr, ठीक है। जी समझ के इसे कैसे आया कि इस वॉल्यूम में तो हमने सरफेस एरिया क्यों लिया, इसके कंफ्यूजन हो जाता है। वॉल्यूम मतलब कि इस स्मॉल एलिमेंट के मटेरियल कौन से स्पेस कवर कर रहा है, तो मैंने एक रिंग एलिमेंट लिया, तो रिंग एलिमेंट के अंडर तो कुछ होता ही नहीं है, तो अंडर वाले वॉल्यूम तो हम इंक्लूड ही नहीं करेंगे, जहाँ मटेरियल होगा वो वाला वॉल्यूम इंक्लूड करेंगे। तो वॉल्यूम में कौन सा मटेरियल है, जो हमने dr के थिकनेस वाला लिया ना, तो जहाँ पे मटेरियल लाई कर रहा है। तो अब इस वॉल्यूम की हम कैसे, और ये 3D में है, मतलब कि ऐसे करके इसकी नीचे भी है ऊपर भी है, मतलब अगर 3D में बताऊँ तो मतलब इसके एक स्फीयर की तरह समझ सकते हो, ये पोर्शन है, ठीक है। मतलब एक स्फीयर समझते हो ना, अगर उसकी थिकनेस को थोड़ा आउटर कर दिया, थोड़ा और कर दिया, तो मतलब कि यार, ठीक है, ये मतलब कि 3D में है ये। तो इसलिए हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो वो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, इसका आपको एरिया पता है ना, ये कितना एरिया है, अगर इसको हम इसकी विड्थ से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें वॉल्यूम मिल जाता है, तो इसलिए ये आ गया, ठीक है।
तो अब इसलिए हम जहाँ पे पुट कर देंगे तो जहाँ पे आ गया 4πr² इंटू dr। अब जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर लो तो आपके पास आ जाएगा 3q r² dr। ये आ गया। अब dq की वैल्यू पुट कर दो तो आपके पास आ जाएगा k 3q r² x² dr। अब लास्ट स्टेप है वो है इंटीग्रेशन करना, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में लिमिट क्या रखेंगे, आर के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो आर देखो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है, आर की वैल्यू स्मॉलेस्ट 0 हो सकती है और आर की हाईएस्ट वैल्यू क्या हो सकती है। तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है और सब मैक्सिमम आर की वैल्यू एक्स लिख देते हैं, बट देखो आर क्या डिनोट कर रहा है, रेडियस ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट, दिस शेल एलिमेंट। तो ये शेल कहाँ लाई कर सकता है, जहाँ पे लाई कर सकता है, जहाँ पे भी लाई करेंगे ना, लेकिन उसकी हाईएस्ट वैल्यू आर ही होगी, इससे ज़्यादा शेल तो लाई नहीं कर सकता, ठीक है। इससे आगे हम एक शेल एलिमेंट ले नहीं सकते, हम शेल एलिमेंट जहाँ से लेकर जहाँ तक ही ले सकते हैं। तो इसलिए आर की वैल्यू 0 से लेकर आर की वैल्यू कैपिटल आर। जब आप इसे इंटीग्रेशन करेंगे तो k3q जो कॉन्स्टेंट है उसे बाहर ले लो, आर एक्स भी कॉन्स्टेंट है तो एक्स को भी बाहर ले लो, r² की इंटीग्रेशन होती है r³/3, ठीक है। तो अब r³ में आप लिमिट पुट करोगे 0 से लेकर कैपिटल आर तो आपके पास आ जाएगा k3 जहाँ पे r³ आ जाएगा तो r³ से r³ कैंसिल तो k3/x² आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड पॉइंट के लिए, ठीक है। ये आउटसाइड पॉइंट के लिए आ गई। अब हम इनसाइड पॉइंट के लिए भी निकालेंगे, इनसाइड पॉइंट के लिए कैसे निकालेंगे वो ध्यान से देखना, ठीक है। तो अगर मान लो हमारा पी पॉइंट अगर इनसाइड होना, ये सॉलिड स्फीयर है, अब उसमें बोला हो कि इस पी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इस पी पॉइंट मान लो ये है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जहाँ पे मटीरियल लाई करता है जो 3D में है, ठीक है। तो इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपको ना इस सॉलिड स्फीयर में ऐसा करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको एक स्मॉल स्फीयर कंसीडर करना पड़ेगा, मतलब इसमें आपको टू पार्ट करने पड़ेंगे, एक जो सेंटर है, ठीक है, एक ये वाला स्फीयर कंसीडर किया और ये आउटसाइड वाला पार्ट कंसीडर किया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट होगी वो होगी E1 पार्ट प्लस E2 पार्ट और वेक्टोरियल सम होगा। तो इस वाले पार्ट को 1 मान लो और आउटसाइड वाले पार्ट को 2 मान लो, जहाँ पे मैं शेड करके बता देती हूँ, ठीक है। ये पार्ट 2 है, मतलब पहले तो इस पोर्शन के थ्रू निकाल लेंगे और फिर इस बीच वाले पोर्शन के थ्रू इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली। तो अब इन दोनों का अगर आप ऐड कर दोगे तो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉलो करती है। तो ठीक है, मतलब अगर मतलब इस पॉइंट पे मान लो ना आप कोई 2 पार्ट भी कर सकते हैं, इवन आप चाहो तो 3 पार्ट भी कर लो, लेकिन क्वेश्चन की सिंप्लिसिटी के लिए मैंने 2 पार्ट किए। तो मतलब कि अगर मैं इस पार्ट के थ्रू भी अलग से निकालूँ, इस ब्लू वाले पार्ट के थ्रू भी अलग से निकालूँ तो मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। तो ठीक है, तो इसलिए हमने E नेट इजिकल टू E1 प्लस E2, मतलब 1 इस पोर्शन के थ्रू और 2 मतलब इस ब्लू शेड वाले पोर्शन के थ्रू निकालनी है, ठीक है। तो अब सबसे पहले E2 की वैल्यू कितनी होगी, E2 मतलब कि अब ये वाला देखो, जहाँ पे मैं फिर से जितनी बार फिगर में बताऊँ उतनी बार अच्छा होगा, ठीक है, क्योंकि एक बार फिगर आपको समझ आ जाएगी तो आप सब कुछ खुद कर सकते हो। तो ठीक है, तो मतलब अब आपका मेनली फोकस E2 E1 निकालना है। E2 मतलब कि अभी आपको सिर्फ सेकंड पार्ट ही कंसीडर करना है। तो सेकंड पार्ट है ये, इसके थ्रू आपको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इसके थ्रू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितनी होंगी इस, तो अभी आप मतलब E2 निकाल रहे हो तो मतलब फर्स्ट पार्ट को भूल जाओ, मतलब फर्स्ट पार्ट ऐसा मानो कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो जहाँ पे फर्स्ट पार्ट को ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको इसके थ्रू निकालनी है। तो इस पॉइंट पे इस बार वाले के थ्रू कितनी होगी, इस बार वाले के थ्रू E2 की वैल्यू 0 होगी। 0 कैसे आई, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनसाइड पॉइंट इन एनी इलेक्ट्रिकल इन एनी स्फीयर इज इक्वल टू 0 इन एनी होलो स्फीयर। मतलब कि अगर कोई भी होलो स्फीयर लोगे ना और उसके इनसाइड किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे वो 0 आती है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड एट इनसाइड पॉइंट ड्यू टू ए होलो स्फीयर। तो ये भी कहीं ना कहीं एक होलो स्फीयर है, बस इसमें एक डिफरेंस है कि इसकी थिकनेस है ना वो काफ़ी लार्ज है, ठीक है। तो इसे आप एक होलो स्फीयर की तरह कर सकते हो, मतलब
जिसके ना इनर रेडियस भी है और आउटर रेडियस भी है। मतलब इससे अगर मान लो ये तो आपको डिस्टेंस एक्स दिया गया है क्योंकि पी पॉइंट बोला एक्स डिस्टेंस पे एक्स है, ये कैपिटल आर है, ठीक है। तो मतलब इसकी कहीं ना कहीं थिकनेस ज़्यादा है, लेकिन मैंने पिछले वीडियो में प्रूव कराया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड मतलब अगर जहाँ पे भी होता जे पॉइंट सेंटर में भी होता, जहाँ पे भी होता, जहाँ पे भी होता, जहाँ पे भी होता तो जे ज़ीरो आती। अगर जहाँ पे होता ना तब ज़ीरो नहीं आती, ठीक है। अगर इसके अंदर ही होता है, इस पोर्शन के अंदर जो पॉइंट होता तब ज़ीरो नहीं लिख सकते थे, ठीक है हम। लेकिन से इसके अंडर कर रहा है तो इस सेकेंड एलिमेंट के थ्रू जहाँ पे जे ज़ीरो आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं जे सेकेंड एक शेल की तरह कर सकते हैं, शेल के इनसाइड ज़ीरो होती है, ठीक है। E2 की वैल्यू आ गई। अब E1 की वैल्यू कैसे लिखेंगे? E1 क्या है? मतलब कि स्मॉल होलो स्फीयर के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये वाला जिसका रेडियस x है, ये x है, इसके थ्रू इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। वो कितनी होगी? वो होगी k, इस बार मैं q डैश लिख रही हूँ, q डैश बाय एक्स स्क्वायर। क्यू डैश क्यों लिखा? अरे इस पूरे सॉलिड स्फीयर पे क्यू है, इस स्मॉल स्फीयर पे ये क्यू नहीं होगा। मतलब इस के थ्रू पूरे क्यू है तो स्मॉल के थ्रू मान लो क्यू डैश। अब क्यू डैश कैसे निकालेंगे वो बताऊंगी, लेकिन आपको ये समझना है E1 आया कैसे, ठीक है। E1 मतलब कि अभी आपके पास सिर्फ एक है कि एक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर के थ्रू ये आउटसाइड पॉइंट ही है, तो आउटसाइड पॉइंट कितने डिस्टेंस पे x है, तो ये वाला अभी डिराइव करवाया था, बस वही लिखा है। वो किसके थ्रू लिखा है? एक सॉलिड इस स्मॉल के थ्रू, मतलब इस स्मॉल स्फीयर के थ्रू एक पार्ट लिया और इसके अंदर मटेरियल है, तो इसलिए हम ये वाला पोर्शन लेंगे। इसमें हम शेल वाला नहीं लेंगे क्योंकि इसके अंदर कहीं ना कहीं मटेरियल है, ठीक है। इस मतलब से कहीं ना कहीं मटेरियल है, इसके बस आपको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, वो लिख दिया मैंने। अब क्यू डैश, क्योंकि क्यू डैश इस क्यू डैश मतलब कि इस स्मॉल स्फीयर है ना, इस पे चार्ज है, तो क्यू डैश की वैल्यू कितनी होगी? क्यू डैश की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? वो हम यूनिटरी मेथड का यूज़ करके निकाल सकते हो। तो क्यू डैश होगा, वो होगा क्यू बाय 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई एक्स क्यूब। ये कैसे आया? अब सब पूछेंगे। ये यूनिटरी मेथड का यूज़ किया मैं काफ़ी बार बता चुकी, इवन इसमें भी किया था, तो वैसे ही इसमें भी किया। लेकिन इसमें जो एलिमेंट है ना, जो स्मॉल इतना नहीं है, मतलब इसलिए इसकी ना दिया थी वो नहीं है, तो इसलिए इसका वॉल्यूम ही आएगी क्योंकि ये पूरा मटीरियल कर रहा है। तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम ऑफ दैट एलिमेंट, तो हमें वो चार्ज दे देगा। ये यूनिटरी मेथड के थ्रू आता है। एक बार मैं यूनिटरी मेथड के थ्रू बता ही देती हूँ कैसे किया हमने। देखो, मतलब मान लो ये इस पूरे का वॉल्यूम V मान लो, ठीक है। इस पूरे मतलब ये पूरा स्फीयर है ना सॉलिड, इस V वॉल्यूम में ये Q चार्ज मान लो V वॉल्यूम में स्प्रेड है, ठीक है। तो मतलब मान लो 1 यूनिट चार्ज कितने वॉल्यूम में स्प्रेड होगा? 1 यूनिट चार्ज होगा, वो होगा V/Q में, ठीक है। तो ये देखो, तो मतलब कि अब इससे तो मतलब Q चार्ज V वॉल्यूम में स्प्रेड है, तो हमारे पास 1 यूनिट चार्ज है, वो V/Q वॉल्यूम में स्प्रेड है। तो अगर आप इसे ऐसे ढंग से भी लिख सकते हो कि मान लो ना कि Q है वो ऐसे करके लिखो कि V वॉल्यूम में ना Q चार्ज स्प्रेड है, ठीक है। तो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना चार्ज स्प्रेड होगा? वो होगा Q/V। तो वैसे ही अगर इस स्मॉल v डैश वॉल्यूम में कितना चार्ज स्प्रेड होगा? वो होगा QV/V डैश। इसे सिंपल से थ्रू मैंने समझा दिया कि कैसे आया। ये यूनिटरी मेथड में है कि मतलब मान लो इस पूरे वॉल्यूम V में Q चार्ज स्प्रेड है, तो 1 यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज स्प्रेड होगा? Q/V। 1 यूनिट में इतना स्प्रेड है तो V डैश यूनिट में कितना चार्ज स्प्रेड होगा? Q/V इंटू V डैश। ये यूनिटरी मेथड के थ्रू आया। तो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, तो आपके पास आ जाएगा QX/Q/R। तो ये Q डैश की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो बस आपको जब पुट करनी है तो E1 की वैल्यू आ गई Q डैश की जगह ये पुट कर दो X/Q/R³ और जहाँ पे x² भी था। तो बस तो ई नेट की वैल्यू क्या है? ई नेट की वैल्यू E1/E2। अब इसमें E2 तो 0 है, तो ई नेट की वैल्यू हो जाएगी E1 की इक्वल टू ई नेट इज इक्वल टू, पहले तो जाए x से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो जहाँ पे बच जाएगा KQ X/R³। ये आ गई इनसाइड पॉइंट के थ्रू, ठीक है, इनसाइड पॉइंट। अगर सेंटर के थ्रू पूछो तो सेंटर में कितनी होगी? सेंटर में x0 है,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो ही होगी। ठीक है, तो आउटसाइड और इनसाइड हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको पूरा वीडियो अच्छा लगे।